अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब, और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। मैं हूं आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ। उम्मीद करती हूं कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, अपना तो ख्याल रख ही रहे होंगे, लेकिन अपने साथ साथ जो इर्द गिर्द का माहौल है उसका भी ख्याल रख रहे होंगे, और इर्द गिर्द में रहने वाले जो लोग हैं उन्हें भी खुश रख रहे होंगे जनाब। ये बड़ी एक मामूल सी या कह लें कि एक बड़ी मशहूर कहावत भी है कि ख़ुद को खुश रखना इतना मुश्किल नहीं होता जितना दूसरों को खुश रखना मुश्किल होता है। और इस दौर में जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हो चुके हैं, जिसमें हमें एक दूसरे के लिए टाइम नहीं मिलता है, तो इसमें छोटी छोटी चीज़ें करके ना हम एक दूसरे को खुश रख सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये भी ना अल्लाह ताला की तरफ से एक ब्लेसिंग होती है हमारे लिए कि हम किसी के काम आते हैं। और जो किसी के काम नहीं आता ना, मेरे ख्याल से वो कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें कर रहा होता है जो उसको नहीं करनी चाहिए किसी के लिए। तो दूसरों को खुश रखना बेहद ज़रूरी है। अपने आप को तो हम खुश रख देते हैं, अपने बारे में तो हम हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ये करें, हम वो करें, लेकिन होता क्या है वही होता है जो अल्लाह चाह रहा होता है, जो अल्लाह ने आपकी किस्मत में, आपके नसीब में लिखा होता है। और अल्लाह चुनता भी उसे है जो किसी काबिल हो। और मतलब मैंने ये अपनी ज़िंदगी में सीखा है कि जनाब जो हेल्प करने वाला आपके साथ मौजूद होता है ना, जो आपकी परेशानी में आपकी मदद करता है, आपकी हेल्प करता है, आपको मुसीबतों से बचाता है, अल्लाह पाक उसे चुन लेता है कि वो दूसरों की हेल्प करे, दूसरों के हवाले से खुशियाँ बांटे उन्हें, और उनकी परेशानियों को कम करे। और ये एक ब्लेसिंग होती है। बहुत से लोग मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे भी देखे, आप लोगों ने भी देखे होंगे, क्योंकि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना हम ऐसे लोगों से हमारा पाला पड़ रहा होता है। तो आपने भी देखा होगा कि जनाब बहुत से ऐसे लोग हैं जो दूसरों की मदद करना चाह रहे होते हैं, वो उनके पास वो इस्तात भी मौजूद होती है, पैसा भी मौजूद होता है, हर चीज़ मौजूद होती है, लेकिन अल्लाह पाक उन्हें कभी भी चुनते नहीं है। और वो सारी ज़िंदगी इसी चीज़ में, इसी कश्मकश में रहते हैं कि हम मदद करना चाहते हैं लेकिन हमारे बस में नहीं है, हम कर नहीं पाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला नहीं चाहते हैं कि वो किसी का ज़रिया बने, वो किसी की मदद करे। अल्लाह पाक जब किसी को चुन लेता है ना, तो ये उससे बड़ा एक रिवॉर्ड मेरे ख्याल से हमारे लिए और कोई हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए हमेशा की तरह आज भी आपको यही कहूँगी कि दूसरों के लिए जितनी आसानियाँ बांट सकते हैं ना, उतनी आसानियाँ बांटें, पैदा करें। और क्योंकि जितनी आप लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे ना, अल्लाह ताला आपके रास्ते भी आसान करता है। तो इस पे आपका फर्म बिलीव, मुकम्मल ईमान होना चाहिए। तो ये आज का पैगाम था जो आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करते हैं कि आज का आपका दिन अच्छा गुजरेगा। अब कुछ बात कर लेते हैं किताबों के हवाले से, क्योंकि इस सेगमेंट में हमारे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद साहब होते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर किसी ऐसी किताब से हमारा भी और आपका भी तारुफ़ कराते हैं जो हमारी ज़िंदगी को चेंज कर सकती है, जिससे हमारी जो मालूमात है उसमें इजाफ़ा भी होता है। तो जनाब आज भी उन्हीं की तरफ चलते हैं, और आज वो जिस किताब का तारुफ़ हमारे साथ कराने जा रहे हैं उसका नाम है शजर कहानी, और उसके मुसन्निफ़ हैं असद सलीम शेख साहब, और मुतअद्दिद किताबें भी उन्होंने पहले भी लिखी हुई हैं। और ये उनकी बड़ी एक ख़ास किताब है जिसके हवाले से प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमें आज उसका तारुफ़ करवाएंगे। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं। जी अहमद साहब बताइएगा। शुक्रिया मुनीबा। मैं सस्पेंस रखना चाहूँगा कि आज की किताब कौन सी है। पहले मैं एक इक़्तिबास सुनाता हूँ। हम टेक्निक इस्तेमाल करते हैं जब हम फिल्म बना रहे होते हैं कि शुरू के 5 मिनट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें आपने ऑडियंस को हुक करना होता है। तो मैं भी हुक करने जा रहा हूँ, ये सुनिए। अच्छा, कुछ अपनी तारीख़ के बारे में भी बताओ। सवाल करते हुए मैं आलती पालती छोड़कर अब उस पेड़ के सामने सीमेंट की बनी सीढ़ी पे जा बैठा। आम फिर गोया हुआ। मुझे आम कहते हैं। मेरा नाम संस्कृत के लफ्ज़ अमर से माखूज़ है और 4000 साल से मौजूद है। अंग्रेज़ों ने मुझे मैंगो का नाम दिया। ये नाम उन्होंने भारतीय तामिल के लफ्ज़ मंगाई से लिया। पुर्तगालियों ने इसको मंगा कहना शुरू कर दिया, जहाँ से अंग्रेज़ों में पहुँचकर ये मैंगो बन गया। 4वीं और 5वीं सदी ईस्वी में मेरे पुरखों ने बरे सग़ीर से बुद्ध भिक्षुओं के हमराह जनूब मशरक़ी एशिया हिजरत की और बर्मा, थाईलैंड, चीन से होते हुए इंडोनेशिया और फ़िलिपाइन तक पहुंच गए। 15वीं और 16वीं सदी के बीच फ़िलिपाइन से हस्पानवी जहाज़ मेरे पुरखों के पेड़ की गुठली मेक्सिको ले गए। यूं बहरुल काहिल के आर पार मनीला से फ्लोरिडा और वेस्ट इंडीज़ तक हर हस्पानवी नौ आबादी में आम होता गया।
और फिर बहर ओकियानोस को अबूर करके स्पेन और पुर्तगाल जा पहुंचा। मालाबार के साहिल से पुर्तगेज़ी और अरब अपने जहाज़ों में मेरे पेड़ ले जाकर मशरक़ी अफ्रीका तक फैलाते चले गए। मशहूर सयाह इब्ने बतूता ने मांगा मेरा पुर्तगेज़ी नाम, सोमालिया के शहर मोगादिशु में मज़े ले लेकर खाया और उसका तज़किरा भी किया। इनका मशहूर वाक़या एक आपको सुनाता हूँ। गालिब जो थे, गालिब मिर्ज़ा गालिब, उनको बड़े पसंद थे आम। उनका वाक़या इन्होंने लिखा हुआ है। गालिब के दोस्त ने देखा कि एक गधा आम के ढेर को सूंघ के चला गया। दोस्त ने कहा, देखा गधे भी आम नहीं खाते। गालिब का जवाब था, बिल्कुल, सिर्फ गधे ही आम नहीं खाते। ये बहुत खूबसूरत इक़्तिबास जो आपके सामने पेश किया है, एग्ज़ैप्ट इक़्तिबास। ये शजर कहानी एक किताब है, बड़ी खूबसूरत किताब असद सलीम शेख साहब की। और इस इक़्तिबास से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये दरख्तों से मुकालमे हैं। इन्होंने क्या अच्छा उसलूब इख्तियार किया है कि मुकालमाती अंदाज में दरख्तों के और पौधों के तारुफ़ करवाते चले गए। इसमें आपको फ़हरिस्त में आपको सुनाऊँ अगर, तो आपकी दिलचस्पी मज़ीद बढ़ जाएगी। गूंदनी, जो हमने बचपन से गूंदनी वाला तकिया सुना हुआ है, पढ़ा हुआ है, ग़ुलाम अब्बास का अफसाना उस पर है। फिर तूता अपना गिरां होवे, तूता दी छां होवे शाहतूत, उसके बारे में उसके साथ मुकालमा, पूरी तारीख़ है। और शाहतूत किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसके पत्ते, उसकी छाल, उसकी जड़, उससे क्या क्या दवाई बनाई जाती है, छाँव कितनी होती है, ये किस इलाके से आए, किस इलाके में आके ख़राब हुए, किस में ठीक हुए। फिर अर्जुन, सर्व, सुखचैन, ये बचपन में हमने जो बड़े नाम सुने हुए हैं। जामन के बारे में ज़ाहिर है हमारे पंजाब में बरसात में हम जानते हैं कि जब पानी बहुत ज़्यादा बारिश ऊपर से बरस रही होती है तो आम और जामन ही खाने को दिल चाहता है। फिर श्री का दरख्त बड़ा मशहूर है। धरेक जो होती है, उसके अलावा कनेर, अमरूद और क्या क्या खूबसूरत हैं। मुझे ज़ाती तौर पे काफ़ी सारी चीज़ें जहाँ पसंद आईं, वहाँ पे आखिरी इसका जो चैप्टर है वो है कायद के आखिरी दिनों की अमीन सनोबर। ये ज़ियारत गए वहाँ जाके असद साहब, वहाँ जाके उन्होंने सनोबर के साथ मुकालमा किया और सनोबर से पूछा कि यहाँ कायद आज़म आया करते थे, बताओ कैसे थे। और सनोबर की ज़ुबानी जो उनके आखिरी अयाम बयान किए हैं क्या ही खूबसूरत हैं। तो ये वो तख्लीकी मुकालमा है जिसके ज़रिए उन्होंने तारीख़ बयान की और बड़ा ही मारकातुल आरा काम किया। असद सलीम शेख साहब पिंडी भटिया में प्रिंसिपल हैं और चंद ही माह बाद वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन उनकी किताबों की अगर आप फ़हरिस्त देखें तो वो 21-22 किताबें माशाल्लाह उन्होंने लिखी हुई हैं। हर किताब को तहकीक करने के बाद लिखा है। बाज़ तहकीकी किताबों में तख्लीकी रंग डाला है, बाज़ में अफसानवी रंग डाला है और बाज़ ख़ास तहकीकी नोयत की किताबों को ख़ास तहकीकी रंग में ही लिखा है। ये असद सलीम शेख साहब का कमाल है। हमने इनको बहुत सारे मैगज़ीन्स में पढ़ा और अब जंग में भी हमने इनको देखा। बड़े खूबसूरत अब वो लिखते हैं, मज़ामीन लिखते हैं। मेरा ये ख़्याल है कि पिंडी भटिया के लोगों को इन पे फ़ख्र होना चाहिए। मेरा ज़िंदगी का कुछ थोड़ा सा हिस्सा पिंडी भटिया में गुजरा और मैंने वहाँ देखा तो वहाँ पे जैसे ही आप शहर से बाहर निकलते हैं कीकर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आए। तो इसमें जो कीकर के साथ जो इन्होंने बात की हुई है वो बड़ी ही खूबसूरत बात है और कीकर को आफाक के साथ मिला दिया। और मियाँ मोहम्मद बख्श साहब के यहाँ भी कीकर की कितनी अलामत है। वो ये कहते हैं कि पार्टी लीर पुरानी वांगू टंग गया विच किकरां। तो कैसी खूबसूरत किकर हमारे यहाँ जब वो गर्मी होती है, धूल उड़ती है, उसके शूल जो होते हैं कांटे, उसकी ख़ास मानवियत है, हर तख्लीकी आदमी के जहन में आती है। असद साहब की ये किताब सब। और जनाब प्रोफेसर अहमद हमाद साहब हमारे साथ मौजूद थे और क्या ही खूबसूरत किताब का तारुफ़ उन्होंने हमारे साथ कराया है। असद सलीम शेख साहब की किताब है शजर कहानी, जिसमें उन्होंने पूरी एक इक़्तिबास के साथ हमें बताया कि किस तरह उनके गांव में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक शजर से वो शुरू हुए, एक दरख्त की कहानी उन्होंने शुरू की है और वो उन्होंने सारे पैराए जो है उसमें डाल दिए हैं और बड़ी खूबसूरत किताब है। आप भी ज़रूर पढ़िएगा, फिर हमें इसका फ़ीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप लोग भी किसी किताब का तारुफ़ हमसे कराना चाहते हैं, अहमद हमाद साहब से कराना चाहते हैं, तो आप अपने हमारे जो फेसबुक पेज है जागो लाहौर का, उस पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और जनाब कुछ योगा के हवाले से बात कर लेते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज करना, यहाँ पर योगा करना हम सब के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट भी है और मुफीद भी है, क्योंकि हम योगा करेंगे तभी सेहतमंद रहेंगे और फिट रहेंगे। तो इसलिए हम लोगों ने ये सेगमेंट पूरा आप लोगों के लिए बनाया है कि आप लोग घर पर रह के अपनी सेहत का ख़ास करके ख्याल रखें। और योगा के लिए योगी नीम साहब हमारे साथ मौजूद होते हैं। आज वो हमें बताएंगे
कि जनाब हमने योगा के साथ किस तरह अपने ब्लड प्रेशर को जो हाई हो जाता है उसको हमने कंट्रोल में रखना है। कल उन्होंने हमें डायबिटीज़ के हवाले से बताया था, आज वो हमें ब्लड प्रेशर के हवाले से बताएंगे, क्योंकि हर दूसरे बंदे को बीपी का मसला है। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और आज की योगा की टिप्स उनसे लेते हैं। जी योगी नईम साहब बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि हाई ब्लड प्रेशर को योगा के ज़रिए से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, जो कि बढ़ती हुई मर्ज़ है। हर किसी को देखें तो हाइपरटेंशन का शिकार है, और योगा से हम ऐसी कोई हेल्प लें जिससे हमें जो है बग़ैर मेडिसिन के अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने की टेक्निक समझ में आ जाए। और इसके लिए बहुत सदियों से आजमूदा कुछ टोटके योग के अंदर मौजूद हैं कि अगर आप उन चीज़ों पे अमल कर लें तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है बग़ैर मेडिसिन के, आपको टैबलेट की ज़रूरत नहीं रह जाती। योग ये कहता है कि इंसान के अगर दो हिस्से करें तो राइट नॉस्ट्रिल जो है इसका सूरज के साथ ताल्लुक़ है, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल का ताल्लुक़ चाँद के साथ है। आपके राइट साइड से सूरज की एनर्जी अंदर जाती है जो कि गर्म है, और लेफ़्ट साइड से चाँद की एनर्जी अंदर जाती है जो कि ठंडी है। और जब आपका बीपी शूट करता है तो इसका मतलब है हरारत बढ़ चुकी है, अंदर गर्मी बढ़ चुकी है। तो करना क्या है कि आपने राइट नॉस्ट्रिल को बंद कीजिए, लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए और राइट साइड से एक्सहेल कर दीजिए, निकाल दीजिए। इस अमल को आप कम से कम 5 मिनट करें। मैं दोबारा बताऊंगा कि लेफ़्ट साइड से सांस लीजिए जिसका ताल्लुक़ चांद के साथ है, ठंडक है, और ये इसको सूरज को निकालिए, राइट साइड से फारग कीजिए सांस को। तो लेफ़्ट साइड से सांस को लेना है, राइट साइड से निकालना है। याद रखिएगा अगर आपने इसको उल्ट किया तो इससे बीपी और शूट कर जाएगा। याद रखना है कि आपने लेफ़्ट साइड से इनहेल करना है, लेफ़्ट साइड से आपका सांस एक्टिव होना चाहिए, और राइट साइड से सांस को बाहर खारिज करना है। अगर आपने इसको उल्ट किया तो फिर अगर आप बीपी लो के शिकार होते हैं तो आप इसको उल्टा कर सकते हैं। आपने राइट साइड से फिर सांस को लेना है, लेफ़्ट से निकालना है। तो राइट साइड सूरज, लेफ़्ट साइड चांद, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ़्ट साइड नेगेटिव। तो इस तरह आप दुनिया की कोई भी मशीन देख लें, 2 तारों से चलती है, एक पॉजिटिव तार होती है, एक नेगेटिव होती है। तो इंसान का जो फ्यूल है वो ऑक्सीजन है। तो राइट साइड आपकी पॉजिटिव तार है, लेफ़्ट साइड नेगेटिव तार है। तो जब भी आपको गर्मी की एहसास हो, गर्मी आपको शदीद लगती है, आपको बीपी शूट करता है, आपके किसी भी जगह गर्मी है, फीवर है, यहाँ तक कि आपके अंदर टेम्परेचर बढ़ चुका है, तो आपने क्या करना है कि अपनी ठंडी तार को एक्टिव करना है। लेफ़्ट साइड से सांस लिया और राइट साइड से निकाल दिया। इसमें क्या करते हैं, आप चांद की एनर्जी को एक्टिव करते हैं और सूरज की एनर्जी को निकालते हैं, खारिज करते हैं। और इसके अलावा जो टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है, जब भी इंसान सांस लेता है और अगर सांस को बहुत स्लो निकाले, आम रूटीन में अगर आप दोनों नॉस्ट्रिल से सांस लेना चाहते हैं और आप लेफ़्ट साइड से सांस लेके राइट से नहीं निकालना चाहते, और आप ये किसी जगह ऐसी जगह बैठे हैं जहां आपको जो है वो बीपी शूट कर चुका है लेकिन आप हाथों का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, तो एक और बहुत बेहतरीन टेक्निक है जिसके ज़रिए से आप अपना बीपी फ़ौरन नीचे ला सकते हैं। फ़ौरन 5 मिनट के अंदर अंदर आपका बीपी नॉर्मल हो जाएगा। वो टेक्निक ये है कि जब आप सांस लें तो सांस को निकालते हुए आपने इतना कंट्रोल लेके आना है सांस पे कि अगर आपने 5 सेकंड में सांस को लिया है तो अगर 10 सेकंड में, 15 सेकंड में, 20 सेकंड में आप सांस को निकालते हैं तो फ़ौरन आपका बीपी नीचे आना शुरू हो जाएगा। मतलब सांस को निकालने में आप जितना स्लो सांस को निकालेंगे, कंट्रोल के साथ निकालेंगे, आपको ब्लड प्रेशर का इशू ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। सांस को रोकना नहीं है। मैं भी आपके सामने करूँगा, मैं सांस लेते हुए हाथ को ऊपर लेके जाऊँगा ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कितना टाइम में सांस लिया और कितने टाइम में सांस को निकाला। मैं अभी सांस लूँगा नाक के ज़रिए से, तो एक तरतीब याद रखिएगा कि मैंने 5 सेकंड में सांस को लिया तो मैं 20 सेकंड में सांस को निकालूंगा। जितना लंबा सांस को निकालेंगे और जितना स्लो निकालेंगे बीपी नॉर्मल रहना शुरू हो जाएगा। इसके लिए पोस्चर कौन से करने हैं, इसके लिए हमें खड़ा होना पड़ेगा। आप खड़े होकर या चेयर पर बैठकर अपने सर को नीचे की तरफ झुका दें। जितना आप नीचे को झुक के बॉडी को लूज़ कर देंगे और लंबे गहरे सांस लेते रहेंगे। सांस को रोकना नहीं है, सांस लेते रहेंगे। अपनी बॉडी को नीचे रखिए। हाथ अगर नीचे नहीं भी टच होते तो कोई बात नहीं, अपने सर को नीचे की तरफ लटका दें। उठते हुए आप अपने घुटनों को बेंड करें और सीधे हो जाएं। ये वर्जिश अगर आप करते हैं
तो इससे जो है वो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहना शुरू हो जाता है। अगर बीपी हाई भी हुआ है तो आपने झुक जाना है और अपनी सांसों को लेते रहना है, सांसों को नहीं रोकना। आपने सांस को अगर रोकना है तो उससे बीपी शूट कर जाएगा। सांस को स्लो निकालना है, जितना स्लो निकालेंगे और झुक जाएंगे, इससे बीपी फ़ौरन नॉर्मल होना शुरू हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। क्या बात है जनाब, बीपी को किस तरह आप लोगों ने नॉर्मल करना है, कंट्रोल में रखना है, योगी नईम साहब ने हमें आज बड़ी ही मुफीद टिप्स देके जा रहे हैं। और योगी नईम साहब आपका बेहद शुक्रिया। और ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जनाब जिनको आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन्वॉल्व करके या इनको करके आप अपने तमाम तर चीज़ों को, या बीपी का प्रॉब्लम है, आपको शुगर कंट्रोल नहीं रहती है आपकी, या बाकी चीज़ें हैं उनको कंट्रोल में आप रख सकते हैं। और अगर बहुत से लोग जो हमें देख भी रहे हैं इस टाइम, तो अगर आपका बीपी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आज आपने ज़रूर ये जो टिप्स हैं या जो आप आज योगा के आसन हमें योगी नईम साहब ने बताए हैं वो आप लोगों ने ज़रूर करने हैं और इसका फीडबैक भी हमें ज़रूर दिया करिए। और अगर इस हवाले से भी आप कोई टिप्स लेना चाहते हैं किसी चीज़ के हवाले से तो आप हमें वो भी बता सकते हैं। और एक अब अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बात कर लेते हैं जिसकी हर जगह धूम मची हुई है और हर कोई इसके हवाले से बात करना चाह भी रहा है और इसकी तहकीकात तक पहुंचना चाह रहा है, इसके जो ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुंचना चाह रहा है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाना चाह रहा है। क्योंकि खूबसूरत ख्वाब दिखाकर इंसानी जानें निकलने वाले इंसानी स्मगलर्स के ख़िलाफ़ रियासत ने भी अब फैसला कुन कार्रवाई का आगाज़ कर दिया है। और वज़ीर आज़म ने इस हवाले से ख़ुसूसी कमेटी भी तश्कील दी है। और ना सिर्फ एक कमेटी तश्कील दी गई है बल्कि इस हवाले से मुसलसल जायज़ा भी ले रहे हैं। 7 रोज़ पहले यूनान के करीब समंदर में 400 अफराद मुस्तकबिल के सुहाने ख्वाब सजाकर अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए यूनान जा रहे थे और बदकिस्मती से दरमियान में हादसा पेश आया। और अब तक इस हादसे में 150 पाकिस्तानियों के लापता होने की तस्दीक भी हो चुकी है। और इस अलमनाक हादसे के मरकज़ी किरदारों के ख़िलाफ़ वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने अपनी तहकीकात का दायरा कार भी वसी करके मुतअद्दिद अफराद को हिरासत में भी ले लिया और मज़ीद जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनके गिरद घेरा भी तंग किया जा रहा है। अंदरून और बैरून मुल्क इस घनाउने नेटवर्क के ख़िलाफ़ बड़ी कार्रवाइयों के ज़रिए बड़ी गिरफ्तारियां भी बताई जा रही हैं कि मुतवक्के हैं। तो ये एक हफ़्ता होने वाला है, 7 दिन गुजर चुके हैं कि जनाब ये एक अलमनाक वाक़या पेश आया कि पाकिस्तान से बहुत से लोग जनाब कश्ती के थ्रू जा रहे थे यूनान से, उन्होंने आगे जाना था, बॉर्डर क्रॉस करना था और रास्ते में ही समंदर के अंदर ये हादसा पेश आया है। और बताया ये जा रहा है कि 400 अफराद इस हादसे में हलाक हो चुके हैं और 150 पाकिस्तानी लापता हैं, उनकी तस्दीक भी हो चुकी है। तो इस हवाले से क्या डेवलपमेंट हमारे सामने आई है, क्या क्या तहकीकात हो रही हैं, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, इस पर रोशनी डाल लेते हैं। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हैं लाहौर न्यूज़ के जनाब सुल्तान शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सुल्तान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। बढ़िया, बिल्कुल ठीक हूँ, उम्मीद करता हूँ आपकी खैरियत से। जी बिल्कुल, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा सुल्तान, ये एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, 7 दिन गुजर गए हैं और पूरी कह लें कि पाकिस्तान में तो बात हो ही रही है, पूरे दुनिया में भी इस हवाले से बात की जा रही है। तो क्या कहेंगे इसके ऊपर कि किस तरह की डेवलपमेंट अब हमारे सामने आई है, किस तरह की तहकीकात हो रही हैं हुकूमत की तरफ से? बिल्कुल, दिस इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट और ये अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि अभी तक की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा नहीं हुआ। बहुत से पाकिस्तानी वो जो सही तरीके से बाहर जाना जिनकी किस्मत में नहीं लिखा होता, वो इसी रास्ते का इंतखाब करते हैं क्योंकि उनको कम इल्मी आप उनकी कहें या हालात के मारे, हालात के तंग अफराद कहें, वो बाहर जाना चाहते हैं, अपनी किस्मत बदलना चाहते हैं और वो यही फैसला करते हैं कि वो इन एजेंट्स को कम पैसे देके, पैसे ये भी कम नहीं होते लेकिन क्योंकि एक नॉर्मल जो तरीका है उससे उनको बताया जाता है, कराया जाता है कि वहाँ पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा होगा और आप बाहर नहीं जा सकते। उनको बताया जाता है कि आप एलिजिबल नहीं होंगे, हम आपको इस तरीके से बाहर ले जाएंगे, तो गैर कानूनी तरीके से लोग बाहर ले जाए जाते हैं। तो ये पहली मर्तबा नहीं हुआ। अभी जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, इसी कुछ तफसीलात में आपके और आपकी लिसनर्स शेयर कर देता हूँ, जिसमें पंजाब और आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ हिस्सों से लोगों को यूरोप लेके जाने के लिए इंसानी स्मगलर जिसे उन्होंने इनको 2 हिस्सों में तकसीम किया था, जिसमें 30 से 35 लाख रुपए अदा करने वाले वो अफराद थे जिनको पाकिस्तान से हवाई जहाज के जरिए दुबई
और फिर लीबिया ले जाया गया था। और जबकि 20 से 25 लाख अदा करने वालों को बसों और ट्रेनों के जरिए पाक ईरान सरहद के मकाम पे कप्तान पहुंचाया गया, वहाँ से गैर कानूनी तरीके से इन्हें ईरान में दाखिल करवाया गया। इन लोगों ने चोरी छुपे कभी पैदल सफर किया, कभी बसों में बैठे, कभी ट्रक के अंदर छुपे, कभी जंगलों, सहराओं, पहाड़ी इलाकों से सफर करते हुए ये वहाँ पर पहुंचे। खाने पीने की चीजें इनको ना मिली। अच्छा, इसमें एक और अफसोसनाक, बहुत इंतहाई अफसोसनाक बात भी है कि जब आप ये सफर कर रहे होते हैं तो इसमें बहुत से लोग बीमार हो जाते हैं, तो बीमारों को अद्वियात नहीं फराहम की जाती, उनको मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। और अगर कोई मर जाता है तो उसकी लाश को वापस पहुंचाने के लिए भी 4 से 5 लाख रुपया डिमांड की जाती है इंसानी स्मगलरों की तरफ से। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू इनको ले जाया जाता है। उसके बाद जब इनको कहा गया कि हम आपको तुर्की पहुंचा देंगे और उसके बाद वहां से हम आपको यूरोप में दाखिल करवाएंगे, क्योंकि आपको मालूम है कि तुर्की एशिया और यूरोप का बॉर्डर है, आधा हिस्सा एशिया में, आधा हिस्सा यूरोप में है। इन तमाम लोगों को कहा गया कि आपको तुर्की पहुंचा दिया जाएगा। वहां से फिर जो हवाई जहाज से लोग पहुंचे थे वो पहले ही वहां पे मौजूद थे, दूसरे लोगों को वाया ईरान, कप्तान लेके तुर्की पहुंचाया गया। और उसके बाद इनको कहा गया कि हम आपको अब यूरोप में दाखिल करवाएंगे। इतलात के मुताबिक 4 जून को कश्ती ने इटली के लिए बहरा रोम से सफर शुरू किया। इटली का समंदर जो है वो रास्ता क्लियर नहीं था, जिसके बाद इनको यूनान की तरफ मोड़ दिया गया। लेकिन बदकिस्मती ये थी कि कश्ती का इंजन ही खराब हो गया और जो अमला था कश्ती के, मतलब तकरीबन 7 घंटे तक यूनानी कोस्ट गार्ड से मदद मांगता रहा कि मदद की जाए, हमारी जो कश्ती है वो खराब हो चुकी है, लेकिन उनकी कोई मदद नहीं की गई। इस दौरान कश्ती का जो अमला था वो खुद तो लाइफ बोट के जरिए निकल गया, लेकिन यूनानी कोस्ट गार्ड का अमला कश्ती के कई बार तो ये पता चल पाया है सुल्तान, जिस तरह आप रिपोर्ट कर रहे हैं कि कोस्ट गार्ड वहाँ पर देख रहे थे सारा कुछ और 7 घंटे तक ये सारी जिद्दोजहद जारी रही और लोगों ने उनकी हेल्प नहीं मांगी, तो क्यों वो लोग मदद के लिए नहीं आए? और दूसरा ये भी रिपोर्ट हो रहा था कि जो कश्ती की निचली सतह थी वहाँ पर पाकिस्तानियों को रखा गया था और बाकी जो ममालिक के जो लोग थे वो ऊपर वाली जगह पे मौजूद थे। इसमें कितनी सदाकत है? ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं। पाकिस्तानियों को निचली सतह पे रखा गया था कि उन्होंने पैसे कम दिए थे, जिन्होंने पैसे ज्यादा दिए थे उनको ऊपर रखा गया था, और ना सिर्फ उनको नीचे रखा गया था बल्कि जो मुसल्ला गार्ड्स थे वो भी कश्ती के अंदर मौजूद थे और वो ये चेक करते थे कि जिसने कम पैसे दिए हैं वो नीचे जाके बैठेगा, जिसने ज्यादा पैसे दिए वो ऊपर बैठेगा। तो ये सारी गेम पैसों की मुनीफा, जो पैसे ज्यादा देगा। और वाजिब है कि ये सब कुछ इलीगल तरीके से हो रहा है, ये सब इलीगल एंट्री हो रही है। अब यहाँ पे जो आपका सवाल है ये बड़ा मुश्किल और दुरुस्त सवाल है। अब मुश्किल इसलिए कहूंगा क्योंकि कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है कि दे हैव टू प्रोटेक्ट देयर बॉर्डर। वो अपने बॉर्डर में किसी को दाखिल होने नहीं देना, चाहे वो कोई इंसान है, चाहे वो कोई जानवर है, कुछ भी है। अगर वो गैर कानूनी तरीके से उनकी हदूद में दाखिल हो रहा है तो कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है। दैट्स व्हाट दे आर गेटिंग पेड फॉर। उनको टैक्सेस के पैसे से इसी चीज के पैसे मिलते हैं। लेकिन अब क्योंकि इतना बड़ा इंसानी ये सानिया है, क्योंकि इसको सानिया ना कहेंगे और क्या कहेंगे, अब यहाँ पे इंसानी जाने मुलव्वस थी। अब ना सिर्फ कोस्ट गार्ड की जो अपनी बोट्स है वो उस कश्ती के पास आई, बल्कि त्यारा भी एक आया। अच्छा। आके देखा कि इसमें क्या है। तो यहाँ पे भी सवाली निशान होता है कि जमीर हिल जाता है, दिल दहल जाता है कि जब इंसान वहाँ पे मौजूद थे और वो अमला जो इनको ये कहकर कि मैं आपको ले जाऊंगा यूरोप में दाखिल करवा दूंगा, इनसे पैसे लेकर उनको वहां पर खुद तो उनको छोड़ के चला गया, तो फिर कोस्ट गार्ड को इनकी मदद करनी चाहिए थी। इनको गिरफ्तार करते, इनको पकड़ते, जो भी लीगलिटीज थी इनको डिपोर्ट करना था, इनके पासपोर्ट कैंसिल करने थे, इनके ममालिक को लिस्ट फराहम करनी थी। एक पूरा तरीकेकार मौजूद है, पूरी दुनिया में ऐसे होता है। जब भी आप गैर कानूनी तरीके से किसी मुल्क में जाते हैं, आप वहाँ पे पकड़े जाते हैं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है, वो मुल्क आपको ब्लैकलिस्ट कर देता था। इस तरीके का मौजूद है, किया जा सकता था। अगर पाकिस्तान की बात कर लीजिए, क्योंकि ना सिर्फ पाकिस्तान में दीगर ममालिक के लोग जिसमें शामिल थे, लेकिन हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तानी एम्बेसीज को लिखा जा सकता था, पाकिस्तान को बताया जा सकता था। बेशक ऐसे है सुल्तान, ये एक बहुत बड़ा सानिया है जिसके ऊपर हम रिपोर्ट भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप बाहर जाके प्रोग्राम करते हैं, लोगों के साथ इंटरेक्शन आपका होता है, और अब जो लोग 30 या 35 लाख रुपया देके पाकिस्तान से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे, बाहर जाके सेटल होने की कोशिश कर रहे थे, तो वो वही पैसा पाकिस्तान में लगा के कोई कारोबार क्यों नहीं करना चाहते हैं? आपकी इंटरेक्शन होती है ये तमाम तर लोगों के साथ, तो उनका क्या मौक़िफ़ होता है कि वो वाकई पाकिस्तान से जाना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है उन्हें?
ये बड़ा जबरदस्त सवाल है आपका, और ये इस पूरी चीज को एक्सप्लेन कर देगा। तो मैंने लोगों से बात की है मुनीबा, ना सिर्फ बाहर, आपको अपने इर्द गिर्द लोग भी मिलेंगे यहाँ पे। ये पिछले कुछ सालों में ऐसी सिचुएशन आई है कि मैंने बहुत से पढ़े लिखे लोगों को, बहुत से मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को ये सुनते हुए देखा है। इवन मुझसे राब्ता करते लोगों ने कहा कि मुझे बैंक स्टेटमेंट बनवा दे, मैंने बाहर जाना है। अच्छा। लोगों को ये समझ नहीं आती कि तरीकेकार क्या है। एक तरीकेकार, लीगल तरीकेकार मौजूद है। अगर आप 30 से 35 लाख रुपया बाहर के लिए लगा रहे हैं, वो भी गैर कानूनी तरीके से बाहर जाने के लिए, तो उससे बेहतर ये है कि आप अपना कारोबार पाकिस्तान में शुरू कर सकते हैं। एक माइंडसेट बन चुका है। माइंडसेट ये है कि हमने बाहर जाके ही सेटल होना है, क्योंकि वहाँ पे रिवॉर्ड ज्यादा है। लोग यहाँ पे मेहनत करते हैं, कई साल मेहनत करते हैं, उनको वो रिवॉर्ड नहीं मिलता। लेकिन मुनीबा, फिर लोगों को ये समझाने की जरूरत है, अगर आप लीगल तरीके से जाएंगे तो फॉर एग्जांपल आपको पर आवर $12 मिलेंगे, लेकिन जब आप गैर कानूनी तरीके से जाएंगे तो पर आवर आपको $4 मिलेंगे। कि लोगों को समझ नहीं आता, फिर आपको पकड़े जाने का ये खौफ मौजूद रहेगा। ये बार बार लोगों को समझाया जाता है कि अगर आपने बाहर जाना है तो उसका सही रास्ता मौजूद है। आपको एजेंट के अलावा अगर आप पढ़े लिखे हैं तो अपने फॉर्म्स खुद फिल कर सकते हैं। आप अच्छे कंसल्टेंट्स तो मौजूद है, लेकिन मैं फिर ये बात कर रहा हूँ खासतौर पर लोगों के लिए, क्योंकि जो पिछले 6 माह जिससे आपने सवाल किया कि हम लोगों से मिलते हैं, मैं तो आपको बता रहा हूँ, लोगों से तो दूर की बात, मुझे अपने करीब अब मीडिया इंडस्ट्री के लोग कई ऐसे मिले हैं जो रोज मुझसे सवाल करते हैं, मुझे कहते हैं कि सर अब बाहर भिजवा दें, कोई आपका कंसल्टेंट जानने वाला है, मुझे बैंक स्टेटमेंट मेरे इतने पैसे कम पड़े हैं, मुझे पैसे उधार दे दें, मुझे ये कर दें। ये उन लोगों के लिए भी मैसेज है कि आप अपने फॉर्म्स खुद फिल कर सकते हैं, आप रिक्वायरमेंट्स खुद देख सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट पे हर मुल्क की डिटेल्स मौजूद है। ये सिर्फ एक आप कहेंगे एक ट्रेंड बन चुका है, या लोग ये समझते हैं कि हम बाहर जाएंगे तो हमारी दुनिया बदल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। देखिए, सक्सेस स्टोरीज हर जगह मौजूद है, सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद है। हमारा मसला ये है कि एक तो अफसोस के साथ भी कहना पड़ता है कि ओवरसीज पाकिस्तानी बहुत मेहनत करते हैं, जो गए हैं वहाँ पे लीगल तरीके से मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करके अपने पाकिस्तान में भी घर चला रहे हैं, उधर भी अपने घर चला रहे हैं। लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी भाई उनको देखते हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, तो वो ये देखते हैं कि वो जब वो वापस आते हैं तो वो बड़े जबरदस्त लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो वहाँ पर कितनी मेहनत कर रहे हैं। वो मेहनत आप भी यहाँ कर सकते हैं। ये तो मेहनत का सल्ला, जितनी आप मेहनत करेंगे उतना रिवॉर्ड मिलेगा, ये बात दुरुस्त है। उनकी एक बात किसी हद तक ठीक है कि वहाँ पर रिवॉर्ड ज्यादा मिलता है, पाकिस्तान में रिवॉर्ड कम मिलता है। लेकिन फिर मुरीदा कि अगर आपने इलीगल तरीके से ही जाना है और जिंदगी स्टेक पर लगा के जानी है, आप देखें ये जो वाकया हुआ है अफसोसनाक, इसमें कितनी अफसोसनाक स्टोरीज, इंडिविजुअल स्टोरी सामने आ रही है। एक बीवी कहती है कि मेरा शौहर यूरोप गया ताकि मेरे बच्चे, हमारे बच्चे और मैं, हमारा मुस्तकबिल अच्छा हो सके, लेकिन वो वापस लाश बनकर आया है। वो इनको जिंदा ही वापस नहीं आया। जो 30-35 लाख हमने जोड़ा था, जो हमने जेवर बनाया था, जो बेच दिया, घर की चीजें बेच दी ताकि ये वहां से जाएगा और 6 महीने में पैसे वापस भेज देगा। अब वो बताएं कि वो 6 महीने में 35 लाख कहाँ से कमाएगी वो औरत जिसके 2 छोटे बच्चे हैं। तो इस तरह की कितनी स्टोरीज है। जब आप पैसे दे दिए, आपने साजो सामान बेच दिया लालच में, कि आपको किसने लालच दिया कि आपको बाहर भिजवा दिया जाएगा, आप बस कुछ मुश्किल सफर आपको करना पड़ेगा, उसके लिए आप हामी कर लेते हैं। और जब आप नहीं पहुंच पाते तो फिर इस तरह का तो सुल्तान वज़ीर आज़म ने जी मुनीबा, हम सबको मिलके जहाँ जहाँ से ये आवाज उठनी चाहिए, हमें लोगों को बताना चाहिए कि एक लीगल तरीका मौजूद है मुल्क से बाहर जाने का। आप किसी भी दुनिया के किसी भी मुल्क में जाना चाहते हैं, उसका एक प्रोसेस मौजूद है, उस प्रोसेस के जरिए जाइए। अगर आप एलिजिबल होंगे तो वो आपको वीजा देंगे, अगर आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आपको नहीं मिलेगा। और आप ठीक कह रही है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इस पर नोटिस दिया है और कहा है कि अभी तक इसके जो पेशकश है, पहले तो हैरानगी अफसोस के साथ ये भी करना पड़ रहा है हमें बतौर पाकिस्तानी कि ये खबर अब मंजर आम पर आ गई और उसके बाद खामोशी थी। और अब वफाक की जानिब से, क्योंकि वफाक की जिम्मेदारी है, वज़ारत ख़ारजा ने इस पे मामला देखना था, दीगर ममालिक की एम्बेसी से रब्ता करना था, हमारी एम्बेसी वहाँ पे मौजूद है, उन्हें रब्ता करना था, पाकिस्तानी शहरी जो इसके मुलव्वस थे उनकी फैमिली को आगाह करना था। पहले तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इससे खामोशी थी मुसलसल। खबर आ गई थी, सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही थी, टेलीविजन स्क्रीन पर खबर आ गई थी, लेकिन खामोशी रही। लोगों को कंफ्यूजन थी कि ये खबर कहाँ की है, क्या हमारे इसमें मुलव्वस हैं या नहीं। बहुत
अरसा लगा, उसके बाद वजारत खारजा ने इस पर रिस्पॉन्ड किया। तो ये भी अफसोसनाक बात है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने इसका नोटिस दिया है और उन्होंने इसकी जो सुस्त रवि है उसका नोटिस दिया और कहा, लेकिन मैं फिर क्योंकि हम लेकिन मुझे ये बताइएगा सुल्तान, आपके पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन है कि कोई लोग गिरफ्तार किए गए हैं, कोई एजेंट्स हैं जो इसमें मुलव्वस थे, उनका नाम आ रहा था, तो उनकी गिरफ्तारियां हो पाई हैं? हाँ जी बिल्कुल, आए रोज अभी ये खबरें आ रही हैं कि लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है और वो लोग जो गैर कानूनी तरीके से भेजते हैं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। क्योंकि उसमें एक डेवलपमेंट ये है कि कुछ लोगों ने बताया है कि पूरा नेटवर्क चल कैसे रहा है, तो कानून नाफिज करने वाले इदारे इस पे मुतहरक है, लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह मैंने आपको पहले बताया बिल्कुल आगाज में कि ये तारीख का पहला वाकया नहीं है। exactly. और मुझे बड़े अफसोस के साथ ये करना पड़ेगा, ये कि आखिरी वाकया भी नहीं है, क्योंकि ये काम जब तक इस पे पूरा कंट्रोल नहीं हो जाता। देखिए, आपने बॉर्डर क्रॉस करना है तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा कि उसमें हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी एजेंसीज भी उनकी भी नाअहली है, उनकी भी कोताही है, हमारे दीगर इदारों की भी कोताही है, फिर दूसरे ममालिक, क्योंकि इसमें देखिए एक मुल्क मुलव्विस नहीं है। आप इसको तसव्वुर करें कि नेटवर्क कितना स्ट्रॉन्ग है, या किस तरह ऑपरेट करता है, किन किन टाइमिंग पे ऑपरेट करता है, उसको क्या क्या चीजें पता है। उसको पता है कि अगर रात को ऑपरेट करना है तो किस पॉइंट पे सिक्योरिटी कम होगी, किस मुल्क की, और वहां से एंटर होना है, किस जगह पे घना जंगल आएगा वहां से एंटर होना है, किस जगह पे पहाड़ आएगा वहां से एंटर होना है। तो ये इट्स नॉट एन ईजी थिंग, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोगों को खुद शऊर आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि आप लीगल तरीके से जा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और जिस तरह आपने सुल्तान कहा कि ये ना कोई आखिरी वाकया और ना ही कोई पहला वाकया है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, उससे पहले भी बेशतर इस तरह के हादसात हमारे सामने। अभी कुछ अर्सा पहले लिबिया में भी जो एक कश्ती डूबी थी उसमें भी पाकिस्तानी कितने जाबहक हुए थे। और अगर उसके बाद ही क्या आपको लगता है कि इनिशिएटिव लिया जाता और बहुत से जो एजेंट्स हैं जिनका नाम उसमें भी आ रहा था और जिनका नाम इस वाले हादसे में भी आ रहा है, तो तभी उनके गिर्द घेरा तंग कर लिया जाता तो ये बेहतर हो सकता था मामला? अब बिल्कुल आप जो कह रही हैं, करार वाकई सजा देनी चाहिए, जो भी पकड़ा जाए उसको करार वाकई सजा दी जाए, एग्जाम्पल सेट की जाए कि अगर आप इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस, इंसानी स्मगलिंग दुनिया भर में इट्स अ बिग क्राइम। यूएन चार्टर में इसको बताया गया कि इसका क्राइम है, तो पूरी दुनिया एक्सेप्ट करती है कि आप इंसानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे हैं, इसका क्राइम, तो इसको तो करार वाकई सजा देनी चाहिए, एग्जाम्पल सेट करनी चाहिए जिनको पकड़ा जाए, क्योंकि इंसानी जिंदगी मुलव्वस हो गई है। अगर इनको सजा नहीं दी जाएगी और इसी तरह से नेटवर्क चलता रहेगा, इसमें दीगर इदारे हैं, और मुनीबा इसमें से सजा उन लोगों को नहीं दी जानी चाहिए, इसमें सजा जिनकी नाअहली है, जिनकी वजह से ये सिलसिला रुक नहीं पाता, उनको भी सजा देनी चाहिए। बेशक जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबको करार वाकई सजा देनी चाहिए, ताकि आगे से कोई इस तरह की जानी नुकसान हमारा ना हो पाए। क्योंकि बताया जा रहा है कि 400 से ज़ायद अफराद इस हादसे में हलाक हो चुके हैं और 150 के करीब जो पाकिस्तानी हैं उनके लापता होने की भी तस्दीक हो चुकी है। सुल्तान शाह सीनियर एंकर पर्सन लाहौर न्यूज़ हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी ही डिटेल में उन्होंने हमें तमाम तर स्टैटिस्टिक्स भी बताए हैं कि किस तरह तहकीकात चल रही हैं और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं। सुल्तान, आपका बेहद शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ महंगाई के हवाले से बात कर लेते हैं। ईद उल अज़हा की आमद है, सब्ज़ मसाला जात के दाम भी बढ़ने लगे हैं, पोल्ट्री मसनूआत, सब्जियाँ, फल, सब कुछ जनाब पहुँच से दूर होता जा रहा है। अवाम का रद्द-ए-अमल ये है कि महंगाई नाकाबिले बर्दाश्त हद तक बढ़ चुकी है। तो ईद कुर्बान है, उस पर क्या सारी चीज़ें रहने वाली है और कितनी महंगाई बढ़ने वाली है, इस पर आज हम बात करेंगे। जाहिद आबिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी तरफ चलते हैं और महंगाई का अहवाल उनसे जानते हैं। जाहिद साहब, बताइएगा कौन कौन सी चीज़ें महंगी हुई हैं और कुछ रिलीफ भी मिला है कि नहीं मिला? जी, रिलीफ मिलने की बात तो अब पुरानी हो गई है और ये जो महंगाई का सिलसिला है इसके लिए कोई ना कोई मौसम, कोई ना कोई बहाना चलता रहता है। कभी मौसम इसमें बहाना बन जाता है, कभी कोई त्यौहार बहाना बन जाता है। और अब दोनों चीजें बन रही हैं। एक तो गर्म शदीद मौसम जिसमें आमतौर पर जो सब्जियों के छोटे छोटे पौधे होते हैं वो मुरझाना शुरू हो जाते हैं और सब्जियों की फराहमी मुतासर होने लगती है बुरी तरह, जिसकी वजह से मार्केट में असरअंदाज होने लगती है इसकी कीमत पर भी। और ऊपर से अगर ईद भी आ जाए तो ये सूरत हाल दो आदशा हो जाती है और महंगाई भी उसी हिसाब से बढ़ने लगती है। अब जब से ये सूरत पैदा हुई है सब्जियों की कीमतों में बतदरीज इजाफा देखा जा रहा है। मतलब टमाटर जो कि आज से चंद रोज पहले तक आपने देखा होगा कि रेहड़ियों पर, आम ठेलों पर
30 रुपए फी किलो आमतौर पर दस्तियाब हो रहा है, तो उसकी अब सरकारी कीमत ही 55 रुपए फी किलो मुकर्रर कर दी गई है और इस मार्केट में 70 से 80 रुपए फी किलो तक टमाटर बेचा जा रहा है। इसी तरह लहसुन की सरकारी कीमत जो है वो तकरीबन 200 रुपए फी किलो है और 400 रुपए में दस्तियाब है। अदरक भी जो सरकारी कीमत है वो 770 रुपए फी किलो मुकर्रर हो चुकी है, जिससे अंदाजा कर सकते हैं कि इस वक्त आम मार्केट में तकरीबन 850 से 900 रुपए फी किलो अदरक फरोख्त हो रहा है। और ये ईद कुर्बान पर ये बड़ी अहम एक आइटम होता है अदरक, क्योंकि गोश्त कोई भी जो है वो अदरक के बगैर पकाना मुनासिब नहीं समझा जाता और उसमें अदरक लाजमी डाला जाता है। और 900 रुपए फी किलो तक इस वक्त अदरक की कीमत पहुंच चुकी है। इस तरह सब्ज मिर्च की कीमत में भी बतदरीज इजाफा होता हुआ देखा जा रहा है। नींबू महंगा हो रहा है और दीगर जो सब्जियां हैं उसमें अगर आप सिर्फ टिंडे जो कि एक आम सी सब्जी है और वापस दस्तियाब होती है, वो भी इस वक्त तकरीबन 200 रुपए फी किलो तक दस्तियाब है। आलू की कीमत में भी इजाफा देखा जा रहा है, इस वक्त सरकारी कीमत 70 रुपए और मार्केट में कम से कम 100 रुपए फी किलो तक दर्जा अव्वल आलू दस्तियाब है, जबकि दर्जा दोम आलू भी तकरीबन 85 से 80 रुपए फी किलो बेचा जा रहा है। इस किस्म की सूरत हाल है जिसमें सब्जियों की कीमतों में और ख़ास तौर पर वो मसाला जात जो कि गोश्त की डिश बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं उनमें कीमतों में इजाफा हो रहा है। और ये जो आने वाला हफ्ता है उसमें मजीद इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है और लगता है ऐसे है कि ये जो प्याज, टमाटर, धनिया, लहसुन, अदरक, इनकी कीमतों में मुसलसल मजीद भी इजाफा ठीक है जी। आने वाले हफ्ते में मजीद, क्योंकि ईद उल अज़हा करीब आती जा रही है तो उसमें मजीद इजाफा देखने को मिलेगा। मैं और अब कुछ बात करनी है मैंने अपने बारे में और आपके बारे में, क्योंकि हम सबको बहुत शौक़ होता है ना कि हम कोई इवेंट आ जाए, कोई ईद आ जाए तो हम लोगों ने कपड़े अच्छे पहनने हैं, और कुछ हो ना हो लेकिन कपड़े हमारे पास अच्छे होने चाहिए ताकि हम हसीन नज़र आएँ, खूबसूरत नज़र आएँ। और ईद की आमद है और वो चाहे छोटी ईद हो चाहे बड़ी ईद हो, हमने कपड़े तो लेने ही हैं। ऊपर से गर्मी है और गर्मी में किस तरह के हमने कपड़े पहनने हैं, कौन सा स्टफ़ पहनना चाहिए, किस तरह के कट्स आजकल ट्रेंड में चल रहे हैं, फैब्रिक क्या होना चाहिए, प्रिंट किस तरह के होने चाहिए, आज हम उसमें डिटेल में बात करने वाले हैं ताकि जो थोड़ा वक्त बच गया है ना ईद के दिनों में, आप उसमें अपना जो अच्छा सा सूट ले सके या फिर अपनी जो डिज़ाइनिंग करके सिलवा सके। तो उसमें आज बहुत सी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। हमारे साथ सायरा रिजवान मौजूद है जिनके अक्सर कपड़े आप मुझे पहने हुए देखते हैं और बड़े ही खूबसूरत से इनके कपड़े होते हैं। फ़्रॉक ख़ास करके इनका खासा है जिसमें ये बहुत एक्सपर्टीज़ इनकी है फ़्रॉक्स में, तो आज इस पर बात करेंगे हम। हाँ, काफ्तान में और फ़्रॉक्स में। तो कैसी हैं सायरा आप? जी बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो क्या ये इतनी गर्मी है और ऊपर से गर्मी की ईद भी आ रही है, तो किस तरह की कलेक्शन और क्या समरी ट्रेंड्स चल रहे हैं? अच्छा देखिए, स्प्रिंग तो चला गया लेकिन अभी वैसे देर से ही गया है, मई में गया है ऑलमोस्ट स्प्रिंग, तो अब हम उसको ही रिटेन रख रहे हैं। और फ्लोरल्स, फूलों वाले कपड़े, लाइट कलर्स जैसे पीच है, पिंक है, येलो बहुत ज़्यादा इन है, और जो है ना टी पिंक सा कलर, लाइलेक कलर्स, तो ये सारे क्योंकि ये एक ठंडक का एहसास देते हैं, ये सारे रंग जो होते हैं ना। तो कपड़ा जो चल रहा है वो लॉन है, स्विस लॉन है जी। तो आप क्योंकि यही ब्रीदेबल कपड़ा होता है इस सीज़न के लिए, तो बिकॉज यू हैव टू लुक गुड ऑल्सो एंड यू हैव टू मेंटेन द हीट ऑल्सो, कि इतनी गर्मी है लाहौर में ख़ासकर। तो इसमें जो है ना लॉन के अलावा कोई और आजकल कपड़ा, नॉट इवन कॉटन, क्योंकि कॉटन में भी बहुत गर्मी लगती है। तो ब्रीथेबल फैब्रिक होना चाहिए जो आपको मतलब पसीने को भी आपके जज्ब करे और आपको लाइट फीलिंग दे। तो हम जो आजकल डिज़ाइन कर रहे हैं ईद में भी वो यही है कि आप लॉन के ऊपर ही सिंपल एम्ब्रॉयडरीज दे रहे हैं, दुपट्टे के ऊपर एम्ब्रॉयडरी, आरी वर्क हो गया, छोटी मशीन का काम हो गया। तो इसके साथ करके सिलुएट्स में लॉन्ग शर्ट्स एंड प्लाजोस, और अगर आप हैवी सेट है जैसे अगर लार्ज साइज़ है तो आप लोग जो है ये क्यूलॉट्स आजकल बहुत चल रहे हैं, लॉन्ग शर्ट्स के साथ क्यूलॉट्स हो गए। मतलब लॉन्ग शर्ट्स ही हैं आजकल ट्रेंड में? लॉन्ग शर्ट्स भी हैं। अच्छा, ट्रेंड तो आपने खुद बनाना होता है जो भी आप कैरी कर सकें। हाँ जी, लेकिन वैसे अगर आप ओवरऑल देखें कि मुल्क में क्या चल रहा है तो ये प्लाजोस बहुत ज़्यादा आजकल घेर आ गए दोबारा नीचे गरारे, क्योंकि ईद है। ईद पे थोड़ा वो रॉयल लुक अच्छी लगती है, लेकिन वो ये नहीं कि आप उसके लिए सिल्क का जोड़ा पहने या कुछ, तो वो लॉन में ही गरारे और प्लाजोज हैं
लॉन के साथ, वो बहुत छोटी छोटी सी एम्ब्रॉयडरीज आप करा लेते हैं, उस पर बटन्स लगा लें, एक्सेंचुएट कर लें उनको ना, थोड़ा सा ग्लैमर आप उसमें डालने के लिए। तो ये सब कलेक्शंस चल रही है। शिफॉन के दुपट्टे हो गए, ऑर्गेन्जा फूलों वाले प्रिंट के ऑर्गेन्जा बहुत ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, ऑर्गेन्जा में दुपट्टे अगर बनाए तो मेरे ख्याल में सही रहते हैं। हाँ जी, क्योंकि ऑर्गेन्जा वैसे कमीज बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, इसमें चुभता है, बेशक वो आप जितना भी प्योर ले लें तो वो चुभता है ऑर्गेन्जा ना। तो अगर आप उसके दुपट्टे बनाए तो वो बहुत अच्छे लगते हैं, लैविश से लगते हैं, एक ग्रैंड सी लुक देते हैं। और फ्लोरल जो प्रिंट्स हैं उसमें, मतलब आजकल फ्लोरल ही चल रहे हैं जी, फ्लोरल सॉलिड कहीं ना कहीं अभी भी है या वो थोड़े से पीछे रह गए और फ्लोरल्स आजकल चल रहे हैं? नहीं, देखिए, वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो आप ये तो नहीं कि रोज भी फ्लोरल्स, तो एक दिन आप फ्लोरल का रख लें, एक दिन आप सॉलिड्स का रख लें। सॉलिड भी कभी भी आउट नहीं होते, अच्छा सिलुएट है, अच्छा कलर पैटर्न हो तो उस पर आप स्टेटमेंट एम्ब्रॉयडरीज करा लें जैसे थोड़ी बहुत, तो सॉलिड भी बहुत अच्छा लगता है। और साथ एक दिन किसी दिन आप गरारा वगैरह कर लें या प्लाजोस कर लें, नीचे आपके फ्लेयर होता है बॉटम पे देने के लिए। तो बड़ी खुशी होती है कि जब ये ट्रेंड्स आप वापस आते हैं। हाँ, तो ये गरारा प्लाजोस, ये मेरे ख्याल में 90s में जब हम भी स्कूल कॉलेज में थे तो हम प्लाजोस पहनते थे, तो अब ये दोबारा से रिटर्न हुए हैं। लॉन्ग शर्ट्स हैं, स्ट्रेट बिल्कुल, तो ये बहुत एक अच्छी लुक भी है ईद के लिए। एग्जैक्टली कि आप ये पहन सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, आप गरारा पहन सकते हैं, आप प्लाजोस पहन सकते हैं। अच्छा, स्ट्रेट पैंट्स भी चल रही हैं अभी लॉन्ग शर्ट के साथ के? नहीं, स्ट्रेट पैंट्स का छोटे पांचे वाला नहीं चल रहा, जो क्यूलॉट है। अच्छा, थोड़ा बड़ा पांचा जी, 12 इंच का पांचा जो होता है, और वो थोड़ी उसकी आप मतलब लेंथ भी छोटी चल रही है वो तो सही। हाँ, क्योंकि वो भी गर्मी में आपको देखे ना एक अच्छा सा एहसास होता है। और वो क्यूलोट ही चल रहे हैं या शलवार भी पहन सकते हैं? आजकल मैंने देखा है कि पांचों वाली, जी वो पांचों वाली स्मार्ट शलवार जिसको कहते हैं, या गुड्डी कट जैसे कहते हैं, तो वो भी है। मतलब आप देखेंगे, यू कैन प्ले अराउंड विद कलर्स, विद डिज़ाइंस। कोई भी चीज़ इस तरह बिल्कुल आउट ऑफ फैशन नहीं होती जब तक आप उसको कैरी कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में आपका जो पर्सनल स्टेटमेंट होता है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, बजाय इसके कि आप देखें कि ज़माना ट्रेंड में क्या चल रहा है, ज़माना क्या कर रहा है। हाँ, क्योंकि इसीलिए ना आप देखें गरारा या प्लाजोस जैसे मैं बता रही हूँ, शॉर्ट शर्ट के साथ अगर हो तो वो हैवी सेट पे नहीं, स्मार्ट से लड़कियों पे, कॉलेज गोइंग लड़कियों पे अच्छा लगता है। अगर आप कॉलेज गोइंग नहीं भी है, बट अगर आपका स्मॉल साइज है तो फिर भी अच्छा लगेगा, लेकिन लार्ज पे वो अच्छे नहीं लगते शॉर्ट शर्ट के साथ। लार्ज को चाहिए कि लॉन्ग शर्ट, वो एक स्लीक सी लुक हो लॉन्ग शर्ट में जिस तरह आ रही होती है। सही है। अच्छा, कट्स मतलब किस तरह के, एम्ब्रॉयडरी क्या ज़्यादा होनी चाहिए? दोनों सेट्स के बारे में, जो स्मार्ट भी हैं और जो थोड़ी सी हैवी भी हैं, क्या एम्ब्रॉयडरी ज़्यादा होनी चाहिए? कहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हो सकती है? बाजुओं पे, नेक में, दामन पे, कहाँ करा सकते हैं? अच्छा, क्योंकि एक तो जब हम लोग अपनी कलेक्शंस डिज़ाइन करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि वो अफोर्डेबल भी हो। ठीक है। तो इसलिए फिर हम जो है वो कॉस्ट बहुत ज़्यादा मेंटेन करते हैं किसी भी ड्रेसेस की, क्योंकि देखें आजकल जैसा इकोनॉमिक क्रांच चल रहा है तो बहुत ज़्यादा हैवी चीज़ें चल भी नहीं रही, ना लोग अफोर्ड कर सकते हैं। तो हाथ का काम तो तकरीबन आप समझे कि आउट है, मशीन का काम जो है वो ज़्यादा चल रहा है, क्योंकि वो इकोनॉमिकल होता है, वो बल्क में बनता है। तो उसकी एम्ब्रॉयडरीज हम हर जगह जो है ना, वो पांचे पे आजकल एम्ब्रॉयडरी बहुत ज़्यादा फैशन में है कि अगर बिल्कुल आपका प्लेन सूट भी है और पांचे में आपने एम्ब्रॉयडरी दे दी है तो वो बहुत डिसेंट भी लगता है, फैशनेबल लगता है। ठीक है। उसके अलावा लॉन में गले, बाजू तो एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगती है, साथ हल्की हल्की एम्ब्रॉयडरी दुपट्टे पे कर लें। जैसे मैंने भी अगर अभी करवाए हुए हैं आजकल तो वो दुपट्टों पे भी है साथ, और जो है गला, दामन, इस तरह एम्ब्रॉयडरी भी है। लेकिन वो हम ज़रा प्राइस रेंज देखते हैं, अगर शर्ट पे करवा ली तो शलवार पे नहीं करवाएंगे, अगर ट्राउज़र पे करवा लिए तो ट्राउज़र दुपट्टा करवाएंगे, ताकि थोड़ा सा सूट भी करे इकोनॉमिक। लेकिन आपके पास मतलब किस तरह के, मैंने देखा है कि या तो आपकी एक्सपर्टीज़ फ्रॉक्स में है या काफ्तान में है, तो लोग ज़्यादा क्या प्रेफर करते हैं पहनना?
अच्छा, एक्सपर्टीज तो नहीं मैं कहूँगी, एक्सपर्टीज तो मेरे ख्याल में मुझे तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, लेकिन एक लोग जो चीज़ पसंद करते हैं ना ज़्यादा, तो फिर क्योंकि जाहिर है हमने भी वी मेक द थिंग्स फॉर पीपल, तो जो उनकी डिमांड होती है फिर हम वो बनाई जाते हैं। अच्छा। एक वही कोरोना के दिनों में काफ्तान बहुत ज़्यादा चल रहे थे, लोगों ने वो इतने ज़्यादा पसंद किए, काफ्तान हर स्टाइल में बनाए, सॉलिड्स में भी, प्रिंटेड में, टाई एंड डाई में, लॉन कॉटन में भी बल्कि बनाए थे। तो फिर उसके बाद एक आया कि मॉडेस्ट ड्रेसेस का, फ्लोरल ड्रेसेस, फ्रॉक्स, वो आजकल भी अभी वो कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले, क्योंकि अभी गर्मियों की छुट्टियां हैं, लोग वेकेशंस पे जा रहे हैं, सारे लोग पहनेंगे फ्रॉक्स। ईद के दिन तो चलो आप 3 पीस पहन लेंगे ना, फिर उसके बाद आपने छुट्टियों पे जाना है, वहाँ पे हिली एरियाज में सारे लोगों का, तो नहीं आप ये पहन क्योंकि ये मॉडेस्ट भी होता है ड्रेस ना, यू आर ऑल कवर्ड, लॉन्ग लॉन्ग ड्रेसेस हैं और बड़े अच्छे लगते हैं, प्रिंट्स पहाड़ों में। क्या बात तो मर्री जाए आप, एबटाबाद जाए, बाहर किसी स्टेशन पे जाएं, टर्की वगैरह जहाँ भी, तो सी साइड पे जाएं, तो लोग जो है ना वो कोई और स्टाइल बनाने नहीं देते। अब आजकल मैंने स्ट्रेट शर्ट्स जो अब दोबारा किए हैं, अल्लाह करे इनको भी लोग पसंद करें, क्योंकि मेरे लोग ज़्यादा फ़्रॉक पसंद करते हैं, तो जिसकी वजह से फिर मुझे फ़्रॉक्स में ही स्टाइल्स जो है वो मैं री इन्वेंट करती रहती हूँ। जी, तो ईद पे भी पहन सकते हैं, या ईद पे ज़्यादातर जो है लोग प्रेफर करते हैं कि 3 पीस ही? हाँ, ईद पे तो 3 पीस पसंद करते हैं, क्योंकि दुपट्टा साथ हो, ग्रैंड सा, और लेसेस के साथ कपड़े, कॉटन में या लॉन में। लेकिन जो उसके बाद आपके हैंगआउट्स होते हैं 2-3 दिन के बाद, तो फिर तो फ्रॉक्स दोबारा आ जाते हैं। लेकिन प्लाजो शर्ट्स वगैरह, ये काफ़ी कुर्ते भी चल रहे हैं, ये भी चल रहे हैं। हाँ जी जी। लेकिन अगर किसी ने फ्रॉक पहनना है या फ्रॉक की तरफ जाना है, तो उसके लिए क्या, किस तरह का डिज़ाइन हो सकता है, किस तरह के कलर्स हो सकते हैं, किस तरह का फैब्रिक यूज़ किया जा सकता है? अच्छा, गर्मियों में शिफॉन का, मैं कोरियन शिफॉन का इम्पोर्टेड फैब्रिक है, उससे ज़्यादा बनाती हूँ फ्रॉक्स, ताकि वो भी ब्रीदेबल भी होता है, इम्पोर्टेड है तो अच्छा रहता है वो, और इस तरह की टेंशन नहीं होती। ऐसा भी कपड़ा पहनना चाहिए वर्किंग लेडीज़ को कि वो जो है ना मतलब वो उसको कैरी कर सके थ्रू आउट द डे, कि अगर सुबह भी पहना है तो सुबह से लेकर शाम को, अगर ऑफिस से निकल के ही आपको कहीं जाना है तो हाँ, तो इस तरह की टेंशन नहीं होती उस ऐसे कपड़े में ना। क्रीज फ्री होना चाहिए वो, कि आपका ख़राब ना हो कपड़ा, तो वो शिफॉन, जॉर्जेट्स, ये जो हैं वो बहुत अच्छे रहते हैं इस तरह में ना। और आपने देखे हैं मेरे कपड़े, और आपने पहने भी हैं, हर स्टाइल आपने तो पहना है, और आपको हर स्टाइल ही अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। लेकिन लोग किस तरह का, उसमें क्या प्रिंटेड किस तरह में जाते हैं, उसमें भी सॉलिड में जाती हैं, या आजकल पोल्का डॉट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या छोटे छोटे फ्लोरल्स भी उसमें भी चल रहे हैं जो आपने बनाए भी हैं? उसमें भी देखो लाइक वैरायटी है, वी हैव वैरायटी, वी हैव पोल्का डॉट्स, वी हैव फ्लोरल प्रिंट्स, वी हैव टाइगर एनिमल प्रिंट्स वगैरह जो होते हैं, ठीक है, वो है। और उसके अलावा फ्लोरल्स हो गए, वो तो हर तरह, पोल्का डॉट्स, ये सब चीज़ें मिक्स करके हमारे चल रहे थे। ट्रॉपिकल चल रहे हैं, सॉलिड्स में भी बनाए हैं, सिल्क में भी बनाए हैं, तो नेट फैब्रिक में बनाए, मतलब ये जो है ना वेरी करता है टू ओकेजन वाइज, कि अगर आपने ज़रा सा फॉर्मल कोई बर्थडे का इवेंट है तो लोग जो है ना नेट या सिल्क पहनना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके ऊपर गोल्ड ज्वेलरी सॉलिड कलर के साथ, तो वो अच्छी लगती है सिल्क में। और आपने देखा होगा आजकल जो हम डेस्टिनेशन वेडिंग्स वगैरह की वो जो शूट्स कराते हैं, और उसमें वो होता है ब्राइडल शार होता है, तो उसमें भी लोगों ने सिल्क और टेल वाले, उसी में प्रिंट्स, मतलब टेल वाला कर लें, लॉन्ग कर लें, शॉर्ट कर लें, तो ये सिल्वर लोगों को बस वैरायटी देनी होती है ना। तो और खुद भी हम रोज़ एक जैसा तो ड्रेस पहन नहीं सकते, तो हाँ, तो प्रिंट्स बहुत ज़्यादा इसमें मैटर करते हैं, पीपल लाइक प्रिंट्स अ लॉट। तो अभी सारा जिस तरह ये सारा पाकिस्तान में माहौल चल रहा है, इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो बिजनेस पे कोई इफेक्ट आ रहा है इन तमाम तर चीज़ों की वजह से? जी, इकोनॉमी हमारी बड़ी क्राइसिस पे जा रही है, तो आप लोगों के या डिज़ाइनर्स के उसमें क्लाइंटेज में या उसमें फ़र्क आ रहा है? जी एग्जैक्टली फ़र्क काफ़ी ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि लोगों की बाइंग पावर कम हो गई है, लोग अपनी नेसेसिटीज़ पूरी करें या लग्जरीज करें। अब ये ड्रेस रोज़ रोज़ चेंज करना इज़ अ लग्जरी,
ठीक है, नेसेसिटी तो वो है कि आपने जो पहनना है वो नॉर्मल, लेकिन अब यही है कि फिर हम लोगों की इस नीड्स को केटर करते हैं ताकि वी हैव ड्रॉप डाउन आवर प्राइसेस, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऑफर्स लगी होती हैं। अच्छा। ठीक है, जैसे हमारा 3 डे एग्जीबिशन हो रहा है एम्पोरियम हॉल में। अच्छा। फ्राइडे से संडे होगा, तो उसमें भी हम बहुत एक्साइटिंग ऑफर्स उनके लिए शेयर कर रहे हैं ईद का, अपकमिंग ईद के लिए डिस्काउंट्स हैं, तो लोग ज़रूर आएँ वहाँ पर और विज़िट करें, और यू कैन गेट ऑल द न्यू स्टफ इन रीजनेबल प्राइसेस। क्योंकि देखो हम यही कहते हैं कि हाँ, वी आर वर्किंग फॉर द नेशन। ठीक है, अगर अपने लिए काम किया तो मज़ा नहीं है। ठीक है, वी आर वर्किंग फॉर पीपल, वी आर वर्किंग टू गिव देम वेराइटी, गिव देम यू नो बेनिफिट। एक ये कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है हमारी। एक कंपनी जो है इसके लिए आप काम कर रहे हैं, तो आप अपनी नेशन को भी यू आर गिविंग देम बैक। एग्जैक्टली। जाते जाते क्या कमेंट, क्या पैगाम देना चाहेंगी? मैं ये कमेंट देना चाहूँगी कि जो भी लोग हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि ज़्यादा पैशन से, पंक्चुअलिटी से ये काम करें। अगर न्यू बडिंग जो भी डिज़ाइनर्स हैं, सही। और जब भी आप किसी काम में कंसिस्टेंसी शो करते हैं तो यू गेट रिजल्ट। एग्जैक्टली, आप वो फिर अपनी जो चीज़ें हैं, अपने गोल्स हैं, वो अचीव कर पाते हैं। सायरा रिजवान फैशन डिज़ाइनर हमारे साथ मौजूद थी। सायरा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। और जनाब, अगर आपकी ईद के कपड़े आपने अभी तक नहीं लिए हैं तो आप जाके ख़रीदारी कर सकते हैं, सायरा के पास भी जा सकते हैं, और जिस तरह वो हमें टिप्स दे के जा रही हैं, आप उस तरह भी अपने कपड़े डिज़ाइन कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।